Let's see the third application. Third application is that we can derive an equation. Okay, it's to derive an equation with the help of dimensional analysis. Okay, तो हम लोग आज equation derive करेंगे. Although there are limitations in derivation also, वो limitation भी ये application हो जाए उसके बाद देखेंगे. So yeah, let's see how can we derive an equation with the help of dimensional analysis. Example लेते हैं. Let's take an example of a simple pendulum. Simple pendulum का example लेते हैं. This is suppose the support और यहाँ से पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया like this. सिंपल पेंडुलम और उसके एंड पे हम लोग थोड़ा सा मास रख देते हैं. This is the mass which is suspended at the end of simple pendulum. Okay. Now it's our common experience whenever such a bob is suspended at the end, and if we take it here like this, okay, if we disturb it from its mean position, and it starts oscillating. ठीक है, ये oscillation start हो जाएगा, यानी जैसा यहाँ से लेके यहाँ तक और वैसा ही दूसरी साइड भी. ओके, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. तो ये इधर से उधर ऑसिलेट हो रहा है. अगर यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आया. ओके, इट गोज ऑन. So whenever a simple pendulum is oscillating, there exists some periodic time. ठीक है, एक periodic time होता है वही simple pendulum का. तो ये periodic time क्या होता है? It is the time taken to finish one full oscillation. Okay, time taken to finish one full oscillation is called periodic time of simple pendulum. तो कहाँ से start हो रहा है? देखो, it is starting from this end. वो इस तरफ जा रहा है और वापस अपनी पोजीशन पे आएगा. तब तक जो टाइम लगेगा उस टाइम को बोलते हैं periodic time of simple pendulum. Okay, so time taken for one full oscillation is called periodic time. I hope ये periodic time concept clear हो गया. अभी हम लोग derive करेंगे an equation for simple pendulum. ठीक है, simple pendulum के periodic time का equation हम लोग अभी derive करेंगे. देखते हैं अभी कैसा होता है. ये जो सिंपल पेंडुलम है उसकी पीरियोडिक टाइम, ओके, इसका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है वो मैं लिख रहा हूँ. पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम periodic time of simple pendulum depends on इस पे डिपेंड करता है. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट T यानी पीरियोडिक टाइम, डिपेंड्स ऑन यानी प्रोपोर्शनल टू. चलो ये बताओ आप लोग थोड़ा गेस करके, लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, मास पे कैसे डिपेंड करेगा, जी पे कैसे डिपेंड करेगा. सबसे पहले ये बताओ लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा. अगर हम लोग लेंथ बढ़ा दे तो पीरियोडिक टाइम क्या होगा. जस्ट रैंडम गेस, थोड़ा बहुत जो भी दिमाग लगता है लगा के बताओ कि अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बढ़ा देते तो पीरियोडिक टाइम क्या होगा. तो इट इज अ क्लास ऑफ 45 एंड आई हैव गॉट ओनली 3 आंसर्स. तो गैस करने को बोला है, ऐसा नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इधर. कुछ भी थोड़ा आंसर तो बताओ. जस्ट आई वांट टू नो कि भी आप लोग क्या जानते हो इसके बारे में. यस, 7 आंसर्स ओनली.
16 बस, 46 के क्लास में 16 17। व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन इज, फिर से बता देता हूँ जिनको नहीं पता। व्हाट हैपेंस इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की लेंथ आने से क्या होगा, पीरियोडिक टाइम बढ़ेगा या पीरियोडिक टाइम कम होगा? दैट्स माय क्वेश्चन। और मुझे आंसर्स मिले सिर्फ 19। यस, सो most of the answer says the time will increase. Yes, if we increase the length, time will increase. एक भी ऐसा नहीं है जिसने डिक्रीज बोला हो, दिख नहीं रहा। एक जन ऐसा जिसने लेस बताया, बाकी सब ने इंक्रीज बताया। चलो सही है। सो इंक्रीज द लेंथ, लेंथ को बढ़ा देते तो पीरियोडिक टाइम बढ़ेगा। चलो सही है। ये बताओ मास को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वंस अगेन आंसर बताओ। इफ यू इंक्रीज द मास तो पीरियड टाइम बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा। टू आंसर्स टिल नाउ। 7 8 9 9 आंसर्स मिले। 10 मिला। 11 12 13 23 आंसर्स। चलो भाई 50% लोग तो आंसर बताओ एटलीस्ट। मास को बढ़ाने से क्या होगा, दैट वाज द क्वेश्चन। देखते आंसर। इंक्रीज, डिक्रीज, equal, increase, not affected, same, decrease, increase, mass is inversely proportional, time equal, no change, less, 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 same, increase। तो कैसे आंसर्स मिले? तो इसका आंसर बाद में बताऊंगा। ये बताओ जी, जी क्या होता है? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट इफ यू आर गोइंग टू सम अदर प्लेनेट देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मे बी लेस और ग्रेटर फॉर दैट प्लेनेट। अगर मान लो हम लोग मून पे चले जाते तो ये पीरियडिक टाइम का क्या होगा? विल इट oscillate faster, will it have more periodic time या less periodic time? बताओ ठीक है क्या होगा? वी आर गोइंग टू मून, ठीक है, मून पे चले जाते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? यस, 1 2 आंसर्स आए सिर्फ। 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ओके 14 तक आंसर आए। 15 लोग ने आंसर दिया अभी। देखते, most of the people are saying it will take more time, G will be less, time will increase on moon, G will be less, so periodic time will be more, T may be more, ऐसे सब आंसर्स मिले। अब एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या होगा। T may be more, तो ये भी एक लास्ट में आंसर आया। तो चलो देख लेते हैं लास्ट में कि क्या होगा। पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम हमको अभी जैसे नहीं पता, ठीक है, वी टोटली डोंट नो। कुछ लोग ये बता रहे कि एक्सेल टाइम बढ़ेगा, कम होगा। ओके, सो लेट्स टेक दैट पीरियडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए, ठीक है, वेर ए इज अननोन टू अस। इफ ए इज पॉजिटिव देन इट विल रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ए नेगेटिव हो तो इट विल रिमेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, वैसे टी प्रोपोर्शनल टू मास बोल देते हैं, मेरा मीन्स मास, यहाँ पे मास रेज टू बी, और टी प्रोपोर्शनल टू जी रेज टू सी।
मान लो कि ये तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं अभी। इफ अगर डिपेंड कर रहा होगा तो ए बी सी की वैल्यू कुछ भी मिलेगी हमको, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इफ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट तो ए बी सी की वैल्यू 0 मिलेगी। ओके, अब ये तीनों इक्वेशन को मिला देते हैं। याद करो आप लोग पहले ऐसा करते थे, दैट ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए प्रोपोर्शनल टू सी, देन वी कैन राइट ए इज प्रोपोर्शनल टू बी सी। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी कैन हैव ए इज इक्वल टू के बी सी। ठीक है, वैसा हम लोग करते थे पहले, तो इस केस में भी वही करेंगे। वी कैन राइट टी इज प्रोपोर्शनल टू एल ए एम बी और जी सी। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो टी इज इक्वल टू वी विल राइट के एल ए एम बी जी सी। ओके, अब मैं दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला रख देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आई एम कीपिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। पहले इस इक्वेशन का कुछ नामकरण कर देते हैं। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स राइट डाउन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स। हियर वी विल कंसीडर, देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, स्पेशल केस है, ये जो k है, ठीक है, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट, और k इज एक्चुअली डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो तो ही हम लोग डिराइव कर पाएंगे। तो वी विल एज्यूम, ठीक है, हमको एज्यूम करना है, तो टू कंसीडर दैट k इज डायमेंशनलेस, यानी k का कोई डायमेंशन नहीं है। यस, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ पीरियडिक टाइम का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पीरियडिक टाइम, टाइम का होता है तो t1। लेंथ का क्या होता है? लेंथ का होता है L1। मास का होता है M1। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है L1t-1। ठीक है, सो वी हैव डायमेंशनल और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सारी की सारी डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिख दिए। अब ये सारी जो है वो मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। ठीक है, वी विल राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अगर दोनों साइड इक्वेशन रख देते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा, विल गेट T1 इज इक्वल टू, यस, G विल बी L1t-2। सही है, एक्सेलरेशन है तो t-2 ही होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला रख देते हैं, तो विल गेट T1 विल बी इक्वल टू, k का तो कुछ है नहीं तो नहीं लिखेंगे, लेंथ का लिख रहा हूँ, लेंथ का होता है L1, उसका पावर है a, यहाँ पे a कर देते हैं। देन वी हैव मास, मास का क्या होता है, इट इज M1, का पावर कितना, इट इज b। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, इट इज L1t-2, इसका पावर है c, यहाँ पे c लिख देंगे। So therefore T1 will be LA MB LC T-2C। इस टाइप का एक इक्वेशन बनेगा। इसमें फर्दर वी कैन ऑल्सो राइट दिस इज M0 L0 T-2, we have M0 L0 T1 is equal to MB LA plus C और T-2C। अगर यहाँ तक किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आ रहा था बोल दो, यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, बिकॉज आगे डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होता जाएगा अभी, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गुड, अच्छी बात है। ओके,
M0 L0 हम लोग लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। जैसे पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम का होता है T1, वी कैन आल्सो राइट इट इज M0 L0 T1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वी कैन राइट दैट वे। ओके, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, इसलिए लिख सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं आगे, किसी को डाउट नहीं है। अब ये मैंने M0 L0 एक्स्ट्रा क्यों रखा है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। ये इक्वेशन में इफ वी कंपेयर पावर्स ऑन बोथ साइड्स, ये इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, इफ यू कंपेयर पावर ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग powers on both side of equation 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में दोनों साइड अगर मैं पावर को कंपेयर करता हूं, देन आई विल गेट B इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, B इज इक्वल टू 0, इसलिए मैंने M0 L0 साथ में लिखा, सो दैट आई कैन इजीली कंपेयर, कैन इजीली पॉइंट आउट। देखो यहाँ पे ये M का पावर 0, यहाँ पे M का पावर B, इसलिए हो गया B इज इक्वल टू 0। ओके, वैसे ही देखो L का पावर है 0, L का पावर है A प्लस सी, therefore we can write A plus C is also equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। आगे है A plus C is equal to 0, और लास्ट इक्वेशन से देखें, you see the last power, जैसे इसका पावर है 1, इसका पावर है -2C, so we can say -2C will be equal to 1, तो लिख रहा हूँ। Therefore C की वैल्यू कितनी होगी, it will be -1/2, this is the value of C। इसको नंबर बोल देते 4, इक्वेशन नंबर 4। ये 4 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, जो सी है सी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, विल गेट A -1/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A की वैल्यू हो जाएगी +1/2, जस्ट 1/2। लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5। Now putting the value of equation 3, 4 and 5 in equation 1, ध्यान से देखो, by putting the value of equation 3, 4 and 5 in equation 1, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अगर ये एग्जाम में पूछता हूँ मैं कि भाई राइट अ नोट ऑन राइट अ नोट ऑन हाउ टू डिराइव एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपको ये पूरा लिखना है, और इक्वेशंस में भी आपको ऐसा लिखना है, by putting the value of equation 3, equation 4 and equation 5 in equation 1 we get the following equation, और वो जो following वाला इक्वेशन है वो ऐसा होगा, therefore t is equal to, k का तो कुछ होता नहीं है, k को छोड़ देंगे ऐसे ही, it is a dimensionless constant, इसका भी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। L रेस टू 1/2 होगा, और g का पावर है -1/2, ठीक है, m का पावर है 0, मैं यहाँ पे लिखूंगा m का पावर है 0। So this is the equation we'll get with the help of dimensional analysis। इससे आगे याद करो, अगर रेस टू पावर 1/2 हो तो वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ रूट, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k रूट ऑफ L/g। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये अपना इक्वेशन आ गया विद हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
अब देखो इस इक्वेशन में experiments not with the help of dimension analysis but when you do an experiment तो एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू मिलती है 2 पाई एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कि अगर एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो हमको एक k की वैल्यू नहीं मिल पाएगी. ओके सो एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 2 पाई जो था एक्सपेरिमेंटली. सो इफ एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 2 पाई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई रूट ऑफ l बाई g. और ये जो है वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. तो दिस अवर फाइनल इक्वेशन. ठीक है, यही हमारा फाइनल इक्वेशन है. सो जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड जैसे ही हो जाता है. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. इफ यू हैव एनी डाउट बता दो कि भी आपको ये डाउट है तो वो पोर्शन में आपको वापस से करा दूंगा. ओके रूट समझ में नहीं आया, बता देता हूँ रूट का क्या फंडा होता है. अगर ऐसा हो, ये भाई अभी ये डब्बे में जो लिख रहा हूँ वो रफ वर्क समझ लेना ये डब्बे में. ओके रूट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक्स 1/2 दिया हो तो होता है वो रूट ऑफ एक्स. ओके रेस टू पावर 1/2 हो तो उसके बोलते हैं रूट. ओके सो यहाँ पे भी क्या है, एल रेस टू 1/2 है सो विल गो विथ एल रेस टू सॉरी रूट ऑफ एल. और वैसे अगर एक्स रेस टू -1/2 हो, इफ इट्स एक्स रेस टू -1/2 तो ये होता है 1/x रेस टू 1/2. तो ये हो जाएगा 1/रूट ऑफ एक्स. रूट ऑफ एक्स. सो याद रखना इतना दैट वेन एवर देर इज अ रूट, अगर रूट है तो जो पावर है वो 1/2 होगा. हाँ भाई ये एग्जाम में आ सकता है. ओके सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट फ्रॉम नाउ. 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म करो जल्दी से. उसी देर इज अ डाउट कि भाई के की वैल्यू एग्जाम में कैसे पता चलेगी. सो जनरली के की वैल्यू क्वेश्चन के साथ ही दी होती है. इफ इट इज नॉट गिवन यू कैन कीप p इज इक्वल टू k रूट ऑफ l बाई g इन एग्जामिनेशन. ठीक है, आपको याद हो तो लिख सकते हो, याद नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. या ऑफ कोर्स यू कैन टेक m एज a, m रेस टू a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. MALB ले सकते हैं. ओके पेपर स्टाइल ऑफ एग्जाम वो मैं आपको अभी ये टॉपिक आज के खत्म हो जाए उसके बाद बताऊंगा.
दिस वाज द थर्ड एप्लीकेशन। इसके बाद देखते हैं इसके 4 लिमिटेशन और उसके बाद मैं आपको पेपर स्टाइल बताऊंगा। Okay. Yes, so almost time is up. आगे देखते हैं अभी लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस यानी ड्रॉबैक्स। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन नंबर 1, याद करो हम लोग इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते थे, ठीक है। वी वर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, but by doing that method we are only able to see whether the equation is dimensionally correct or not, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि इक्वेशन इनकरेक्ट हो बट डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट आ रहा हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले ये लिख लेते क्या है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पॉइंट नंबर 1 इज दैट द इक्वेशन may be dimensionally correct but practically incorrect। ये हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, practically also this equation is correct। Okay, so dimensionally and practically this equation is correct। बट अगर कोई ये बोल देता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/5 mv², सो इफ यू चेक द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट मिलेगा। ओके, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट but this equation is practically incorrect। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। ओके, तो ये पहला ड्रॉबैक था डायमेंशनल एनालिसिस का। द इक्वेशन में बी डायमेंशनली करेक्ट बट प्रैक्टिकली इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 इज नो इंफॉर्मेशन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशंस विथ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cannot be derived। ये डिराइव नहीं हो सकते जिसमें एक्सपोनेंट आ रहे हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ऐसा कुछ आ रहा हो, तो वैसे वाले इक्वेशन हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। इज द सेकंड लिमिटेशन। जल्दी से ये दोनों लिमिटेशन लिखो, देन थर्ड एंड फोर्थ करा रहा हूँ। 1 मिनट दे रहा हूँ। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें लॉग इंक्लूड हो ही जाएगा। यू कैन ऑल्सो एड अ लाइन, अगर लाइन ऐड करना हो तो कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल लिखो, सो लॉग्स आर इंक्लूडेड।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, point number 3 is no information is obtained about the proportionality constants. जैसे हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था t इज इक्वल टू 2π√L/g, इसमें ये जो था वो k की वैल्यू थी, k इज इक्वल टू 2π, बट वी आर नॉट हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस k, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। सो देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, we cannot have any information about the proportionality constant. In point number 4, the equation cannot be derived if the proportionality constant is not dimensionless, or we can write, or the proportionality constant is having dimensions. तो जो हम लोगों ने k की वैल्यू 2π लिखी थी, ठीक है, इट वाज नॉट हैविंग एनी डायमेंशंस। अगर इसके डायमेंशन ना हो तो ही हम लोग इसका ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। इफ k इज हैविंग डायमेंशंस, अगर k के पास डायमेंशन है, मीनिंग ये होगा k इज नॉट डायमेंशनलेस। ओके, इन दैट केस देखो ये ऐसा होगा, यहाँ पे ये वाले केस में देखो मैंने k को यहाँ पे येलो किया हुआ है। सो द वैल्यू ऑफ के जो था वो हम लोगों ने यहाँ पे डायमेंशनलेस मान लिया था, बट अगर के का डायमेंशन हो तो हम लोग ये वाला इक्वेशन कभी भी डिराइव नहीं कर पाएंगे। ओके, so that also is the limitation of dimensional analysis, that whenever there is a proportionality constant, that proportionality constant must be having must be dimensionless, ठीक है, sorry, must not be dimensionless। ओके, अगर उसके डायमेंशंस है तो हम लोग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, जल्दी से लिखो। ओके, यस, एक्चुअली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी की वैल्यू उसके डायमेंशंस होते हैं, इसीलिए न्यूटन की फॉर्मूला ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज की मदद से डिराइव नहीं कर सकते। ओके, सो रुद्दिशा सही कॉन्सेप्ट है। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज हैविंग डायमेंशंस, उसके पास डायमेंशंस होते हैं, इसलिए वो वाला इक्वेशन डिराइव नहीं कर पाएंगे, जो है ना F इज इक्वल टू GM1m2/r²। ओके, ये वाला इक्वेशन we cannot derive with the help of dimensional analysis। ओके, डिराइव नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज जो है वो उसके डायमेंशंस होते हैं, इट इज नॉट डायमेंशनलेस। आई होप हो गया होगा तुम लोगों को।